दोस्तों आज हम एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई 2025 की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है कलम कवल। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जितिन जोश जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस मूवी का सस्पेंस इतना एंगेजिंग है कि आप मूवी की कहानी से नजर नहीं हटा पाओगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। तो वहीं पर हम मूवी के मेन किरदार को देखते हैं जिसका नाम होता है स्टैनली दास। अब टीवी देखने के दौरान शायद स्टैनली दास को उसके बॉस का कॉल आता है, इसलिए वो थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगता है। बाद में अपने बीवी बच्चों से कहता है कि मुझे कुमार सर ने बुलाया है, मैं जाकर देखता हूँ, शायद मुझे आने में बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए तुम लोग मेरा इंतजार मत करो और सो जाओ। अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं यहाँ इस तरफ स्टैनली अपनी फैमिली से झूठ बोलकर किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी कार से कहीं जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं स्टैनली को पुराने तमिल गाने सुनना बहुत ही पसंद होता है। स्टैनली दास उस लड़की से पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। वो लड़की बताती है कि एक्चुअली वो क्या है ना, दीपू कल शाम को आएगी, अगर वो घर पर रहेगी तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए मैंने तुमको कॉल किया। फिर स्टैनली कहता है कि मैंने लॉज वालों से कह दिया है कि हमें एक हफ्ते के लिए रूम चाहिए, चलो देखते हैं हमें आज रूम मिलती है नहीं। बाद में वो लड़की पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरे लिए किसी किराए वाले घर को ढूंढा। स्टैनली कहता है कि मैंने पूछा तो था लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, फिलहाल मैं किसी दूसरे घर की तलाश कर रहा हूँ, दूसरी जगह मिलने तक तुम्हें लॉज में ही रहना होगा। अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपनी वाइफ से डिवोर्स के बारे में बात नहीं की है, मैं सोच रहा हूँ कि उससे बात कैसे करूंगा। अभी तक मैंने तुम्हारे बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया है, और वैसे तुम लेटर लिखकर तो आई हो ना। वो लड़की कहने लगती है कि हाँ मैं लेटर लिखकर आई हूँ, लेकिन तुम घर थोड़ा जल्दी ढूंढ लो। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि ये लड़की अपने घर से भाग आई थी और स्टैनली अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है। अब उसके बाद वो दोनों लॉज में जाते हैं, इंटीमेट वगैरह होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की स्टैनली से कहती है कि मेरे पति बाबू के मरने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मैं फिर से शादी के बारे में सोचूंगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने इरादा बदल दिया, अब आगे जाकर हमारे भी एक अच्छी फैमिली होगी। अब इस तरह की बातें करते हुए ये दोनों टीवी भी देख रहे होते हैं। उसी दौरान उस टीवी में एक न्यूज चलती है कि एक आदमी ने अपने भाई को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। अब ये न्यूज देखकर वो लड़की स्टैनली से कहती है कि ये तो कलयुग चल रहा है, भला कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है, और यहाँ तो ये उसका अपना ही भाई था। जिस पर स्टैनली कहता है कि इस दुनिया में काफी तरह के लोग होते हैं, वो लोग अपने परिस्थिति के अनुसार बर्ताव करते हैं। अब ये सुनने के बाद वो लड़की मजाक मजाक में पूछती है कि क्या तुमने भी ऐसे काम किया है, किसी को मारा है। तो स्टैनली कहता है कि हाँ मैंने भी काफी सारे लोगों को मारा है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ तुमने तो काफी सारे मच्छर कीड़े मकोड़ों को मारा होगा। अब आगे स्टैनली कहता है देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरी पत्नी है अनीता, वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की है, और उसी तरह से स्पेशली मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जो मेरे पास कार है ना वो मुझे दहेज में मिली थी। अब तुम ही देखो मेरे पास इतनी अच्छी लाइफ है, तो इस लाइफ को देखते हुए मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मुझे मारना मत, मैं ऐसे ही तुम्हें बिना परेशान किए चली जाऊंगी। स्टैनली कहता है कि अच्छा तुम ऐसे ही चले जाओगी, अगर तुम ऐसे ही चले जाओगी तो मुझे तुम्हें खत्म करने का मजा कैसे मिलेगा। वो लड़की पूछती है तुम्हें किसी को खत्म करने से मजा मिलता है। स्टैनली कहता है कि हाँ जब तुम किसी मच्छर को मारते हो ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत मजा आता है, या फिर जब कोई सांप तुम्हें काटने के लिए तुम्हारे पास आ रहा होता है और तुम अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देते हो तो वो सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही होता है। और पता है वो सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि रिस्क जितना बड़ा सेटिस्फेक्शन उतना ही बड़ा। लेकिन उससे भी ऊपर किसी इंसान को मारने से सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उतना जानवरों को मारने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो वो लड़की उससे पूछने लगती है कि तो फिर क्या अब तुम मुझे भी मार डालोगे। स्टैनली कहता है कि हाँ अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। तो वो लड़की उससे पूछती है कि बताओ मुझे कैसे मारोगे। तो स्टैनली एक छोटा सा रिबन लेकर उसके गले में हल्के से बांधने लगता है, तो मैं ऐसे करके तुम्हारा गला बांधूंगा और धीरे धीरे खींचूंगा। अब स्टैनली की ये हरकतें देखकर वो लड़की समझने लगती है कि स्टैनली कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते ये खतरनाक साइको आदमी उस लड़की को मार देता है। फिर स्टैनली उस लड़की की लाश को एक बड़े वाले बैग में डालकर उस लॉज से बाहर ले जाकर गाड़ी की डिक्की में डाल देता है, फिर वहां से किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे दफना देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तिरुवनंतपुरम में साल 2012। जी हाँ दोस्तों ये मूवी 2012 में चल रही होती है। यहाँ पर एक बंदा एसपी से आकर कहता है कि रिसेंटली इस गांव में एक बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ था, उसके बारे में रिपोर्ट पूछने लगता है। तो एसपी उसे कहता है कि वो दंगा फसाद तो कब का खत्म हो चुका है, उसके बारे में तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो बंदा कहता है कि सर मैंने सुना है कि वो दंगा फसाद दोबारा होगा। एसपी कहता है कि देखो
प्रदीप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और वैसे भी एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर इस केस को डील कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस केस को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। अब दरअसल दोस्तों इस मूवी को 7-8 चैप्टर में दिखाया गया है। स्पेशली ये केस कोटेकुम गांव से शुरू हुआ था। एक्चुअली इसी गांव में दंगा फसाद हुआ था। अब उसके बाद हम एक जयकृष्ण नाम के स्पेशल ऑफिसर को देखते हैं। दरअसल इसी जयकृष्णा ने उस दंगा फसाद को रोका था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से उसने अपने चालाकी का इस्तेमाल करते हुए इस खतरनाक केस को सॉल्व किया था। तो अब एक दिन जयकृष्णा उस पुलिस स्टेशन में जाकर उस दंगा फसाद के बारे में पूछने लगता है। अब वहाँ का पुलिस वाला जयकृष्णा को देखकर समझ लेता है कि ये कोई मीडिया रिपोर्टर होगा। लेकिन जब जयकृष्णा उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक स्पेशल ब्रांच ऑफिसर हूँ, तो जयकृष्णा के बारे में जानने के बाद वो पुलिस वाला तुरंत ही उसे दंगा फसाद के बारे में एक्सप्लेनेशन देने लगता है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि इस दंगा फसाद के पीछे 3 लोग होते हैं। विमल नाम का एक लड़का, उसकी बहन और यूसुफ नाम का एक आदमी। दरअसल बात ये थी कि विमल की बहन किसी बंदे के साथ भाग गई थी और विमल ने किसी से सुना था कि यूसुफ भी उसकी बहन को भगा ले गया है। अब ये विमल आर्मी में काम करता होता है, तो वो अपने होम टाउन आकर कुछ बंदों को अपने साथ इकट्ठा करके उस यूसुफ पर हमला करने लगा। लेकिन उस वक्त गांव में यूसुफ मौजूद नहीं था। जब यूसुफ को ये बात पता चली कि विमल और उसके फ्रेंड ने उसके घर पर जाकर हमला कर दिया है, तो यूसुफ ने भी अपने फ्रेंड को इकट्ठा करके उसके घर पर जाकर हमला कर दिया। तो देखते ही देखते यही लड़ाई बहुत बड़ी बन गई। धर्म और जाति को लेकर दंगा फसाद होने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये थी कि यूसुफ को भी पता नहीं था कि विमल की बहन कहाँ पर है, वो किसके साथ भागी है। और अब तक विमल की बहन मिसिंग ही थी, उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। फिर जयकृष्णा इस केस में जो जो लोग शामिल होते हैं उनके पास जाकर पूछताछ करता है। ये सारे लोग उन लोगों को जो लगता है वो बताने लगते हैं। इस केस में पुजारी होता है, वो बताता है कि उसने अपने आंखों से विमल की बहन और यूसुफ को एक साथ देखा था। दरअसल दोस्तों उस पुजारी को ढंग से कुछ पता नहीं था, वो तो ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहा था। क्या उसने सच में यूसुफ को देखा था? बस साइड की तरफ वो बंदा यूसुफ की तरह लग रहा था। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जयकृष्णा से कहता है कि सर, लोगों के स्टेटमेंट से तो ये बात तय है कि वो लड़की किसी न किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। हमने साइबर सेल वालों को उसका नंबर दे दिया है। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। अब बाद में जयकृष्णा और उसकी टीम विमल के घर पर जाकर उसे समझाने लगते हैं कि हमने इस केस को डिटेल में चेक किया है, तुम्हारी बहन को यूसुफ भगाकर नहीं ले गया है। दरअसल वो कोई दूसरा बंदा है, उसका लोकेशन तमिलनाडु में दिखा रहा है, इसलिए तुम इस बात को आगे मत बढ़ाओ, हम उसे देख लेंगे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ विमल उनकी बात नहीं मानता। विमल और उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें उस बंदे को पकड़ना होगा जो मेरी बहन को भगा कर ले गया है। अब उसी वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक बंदा विमल को फोन करके कुछ बातें बताने लगता है। कहता है कि पुलिस वालों ने एक बंदे का एड्रेस फाइंड आउट कर लिया है, वो लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो ये सुनते ही विमल और उसके फ्रेंड ये ठान लेते हैं कि ये लोग पुलिस से पहले ही उस जगह पर जाकर अपनी बहन के बारे में फाइंड आउट करेंगे और उस बंदे को सबक सिखाएंगे। अब उसी सेम टाइम पर दूसरी तरफ जयकृष्णा और उसकी टीम मेंबर आनंद उस दूसरे बंदे के एड्रेस पर जाते रहते हैं। वही विमल और उसके दोस्त तमिलनाडु के एक गांव में जाकर उस बंदे को फॉलो करते हैं। मतलब कि उन्हें शक होता है इसी बंदे ने उनकी बहन को भगाया होगा। ये सब मिलकर उस लड़के का छोटा सा एक्सीडेंट कर देते हैं। फिर उसको मार पीट कर किसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ मेरी बहन कहाँ पर है। वो लड़का कहता है कि तुम लोग कौन हो और कौन तुम्हारे बहन? मैं किसी को नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर भी विमल और उसके दोस्त इस बंदे को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। दूसरी तरफ जयकृष्णा और आनंद उसी बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं कि उस बंदे का घर कहाँ पर है, वो उन्हें कहाँ मिलेगा। उसी वक्त उस बंदे के फ्रेंड को ये बात पता चल जाती है कि कोई उसके फ्रेंड को मार रहा है। अब ये खबर जानते ही जयकृष्णा और आनंद उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो अब यहाँ पर पुलिस वालों को देखकर विमल और उसके दोस्त तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जयकृष्णा हॉस्पिटल जाकर उस लड़के से मिलता है। विमल के बहन की फोटो दिखाकर पूछताछ करता है। वो लड़का कहता है कि सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच में इसे नहीं जानता कि ये कौन है। वो लोग भी मुझे यही फोटो दिखाकर मार पीट रहे थे जिन्होंने मेरी ये हालत कर दी। फिर जयकृष्णा उससे एक नंबर दिखाकर पूछने लगता है कि ये तुम्हारा ही नंबर है ना, तुम्हारे तो नाम पर रजिस्टर है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है, मेरी कजन का है। दरअसल मेरी आईडी प्रूफ देकर उसने ये सिम लिया था, लेकिन 7-8 महीने पहले ही मेरी कजन किसी लड़के के साथ भाग गई। कहाँ पर गई, किसके साथ गई, मुझे कुछ नहीं पता। अब इसकी कजन का नाम होता है सेल्वी। तो जयकृष्णा सेल्वी के बारे में पता करने के लिए वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाता है। तो वहाँ का पुलिस वाला कहने लगता है कि वो जो लड़का स्टीफन है वो सच बोल रहा है। दरअसल सेल्वी जब भागी तब उसके घर वालों को उसके कमरे में लेटर मिला। उसमें लिखा था कि मैं एक लड़के के साथ भाग रही हूँ। घर से भागने के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। अब वो लड़की तो बालिग है, अपनी मर्जी से भागी है, तो क्या ही केस बनेगा, इसलिए इस केस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जयकृष्णा उस बंदे का फोन नंबर पूछने लगता है जिसके साथ सेल्वी भागी थी। पुलिस वाला कहने लगता है कि
सर हमने उस एंगल से भी पूछताछ की थी, लेकिन वो एड्रेस फेक निकला। वो नंबर तो केरला का था। तो अब जय कृष्णा और आनंद ये इन्फॉर्मेशन लेकर तुरंत ही उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों वो नंबर सिंधु नाम की एक लड़की का होता है। यहाँ पर शॉकिंगली सिंधु की माँ उन्हें कहने लगती है कि सर मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही किसी बंदे के साथ भाग गई। किसके साथ भाग गई, कहाँ पर है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। यानी कि अब ये एक पैटर्न बन चुका था। उसके बाद जय कृष्णा एसपी के पास जाकर उसे इस केस के बारे में डिटेल्स बताता है। दरअसल यहाँ पर बात ये होती है कि जब पुलिस वालों ने एक भागी हुई लड़की के घर पर जाकर इंक्वायरी की तो ये बात पता चली कि वो लड़की किसी बंदे के साथ भाग गई है। अब वो जिस बंदे के साथ भागी है उसका नंबर ट्रेस करने पर वो उसका असली नंबर नहीं होता, वो तो किसी दूसरी लड़की के नाम पर रजिस्टर होता है। जब वहाँ पर जाकर इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि वो भी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो इस तरह से ये लूप कंटिन्यू चलते रहता है केरला और तमिलनाडु के बीच में। और उन भागी हुई लड़कियों के साथ फिर क्या हुआ ये किसी को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ बालिग लड़कियां थी। और एक और शॉकिंग बात होती है कि जो लड़कियां मिसिंग हो रही थी, मतलब कि खुद से अपना घर छोड़कर भाग रही थी, उनका डिवोर्स हो गया था या फिर वो विधवा थी। तो उनके घर वाले सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी भाग गई है तो वो जहाँ गई है खुशी होगी, अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रही होगी। इसलिए उनके घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर रहे और पुलिस वाले भी इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। अब वो एसपी पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है जय कृष्णा, क्या ये किसी एक बंदे का काम है या फिर किसी पूरे ग्रुप का? जिस पर जय कृष्णा कहने लगता है कि ये सब कुछ पैटर्न देखकर मुझे लगता है कि ये सिर्फ किसी एक ही बंदे का काम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई रैकेट चलाता हो, यानी कि उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बाद में उन्हें बेच देता हो। अब ये बात सुनकर एसपी उसे कहता है कि जय कृष्णा तुम एक काम करो, इस केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करो। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, द गोल्डन प्लान। हम देखते हैं कि बॉबी नाम का एक बंदा स्टेनली दास के घर पर आता है। दरअसल इस बॉबी की एक ज्वेलरी शॉप होती है। कुछ दिन पहले इस बॉबी ने साइनर को अपने घर पर लाकर रखा था, उससे कुछ काम था इसलिए, लेकिन गलती से उसके बगल वाले कुत्ते ने वो साइनर चाट लिया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। इसलिए अब उस कुत्ते के मालिक ने इसके ऊपर केस कर दिया है। तो उसी केस में हेल्प मांगने के लिए ये बॉबी स्टेनली के पास आया होता है। अब साइनर के बारे में सुनते ही स्टेनली के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। वो बॉबी से कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगा। उसी रात स्टेनली एक केमिकल के दुकान के पास जाकर किसी ज्वेलरी वाले का फेक आईडी दिखाकर साइनाइड हासिल कर लेता है। अब उस साइनाइड को टेस्ट करने के लिए वो उसे खाने में मिलाकर एक भिखारी को दे देता है। अब वो खाना खाते ही वो भिखारी तुरंत ही मर जाता है। तो ये चीज देखकर स्टैनली के दिमाग में एक और जबरदस्त आइडिया आता है, यानी कि जैसे कि हमें पता है वो पहले लड़कियों को गला घोटकर मारता था, लेकिन अब उसे इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। सीधा साइनाइड देखकर वो किसी को भी आसानी से मार सकता था। उसके बाद हम देखते हैं सुबह होने के बाद वो एक मैरिज ब्रोकर के पास जाता है। कहता है कि किसी दूसरे बंदे से मुझे आपके बारे में पता चला। दरअसल वो क्या है ना, मेरा एक बड़ा भाई है जिसका डिवोर्स हो चुका है और हम उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता होगा तो बताइएगा। लड़की डिवोर्स या फिर विधवा होगी तो भी चलेगी। तो वो मैरिज ब्रोकर वाला स्टैनली को कुछ औरतों की फोटोग्राफ्स देता है कि ये फोटो आपके भाई को दिखाकर मुझे बताइएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं स्टैनली तो उन फोटोज का अपने लिए इस्तेमाल करने लगता है। वो उन महिलाओं में से एक महिला को सिलेक्ट करता है, उस महिला के काम के जगह पर जाकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो महिला एक कपड़े की दुकान पर काम करती है। अब एक हफ्ते तक लगातार उसे फॉलो करने के बाद वो महिला भी उसे ऑब्जर्व करती है और डांटने लगती है। लेकिन स्टैनली उसे अपना इंटेंशन बताता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो महिला स्टैनली को मना कर देती है। फिर हम देखते हैं स्टैनली अपने ओरिजिनल घर पर जाता है, मतलब कि उसका एक खुफिया घर भी होता है। वहाँ पर वो एक डायरी में एक लड़की की स्केच बनाने लगता है। दरअसल स्टैनली जिन भी लड़कियों को मारता था उनके स्केचेस इस डायरी में बनाता था, और शायद उस कपड़े की दुकान पर काम करने वाली वो महिला उसने इसे ना कहा तो उससे भी इसने मार दिया होगा। उसके बाद स्टैनली उन फोटोग्राफ्स में से दूसरी महिला को सिलेक्ट करता है। तो अब यहीं पर हमें स्टैनली के कुछ कारनामे दिखाए जाते हैं कि वो कितना खतरनाक आदमी है। दरअसल स्टैनली ऐसे ही महिलाओं को सिलेक्ट करता जिनका डिवोर्स हो चुका हो या फिर वो विडो हो, और उसी तरह अक्सर ये स्टैनली कभी तमिलनाडु में तो कभी केरला में ट्रैवल करते रहता है। 1-2 हफ्तों तक किसी भी लड़की को फॉलो करके उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, फिर उसे प्यारी प्यारी बातें करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। वो महिलाएं जब उसके बारे में पूछती थी तो वो बताता कि वो डिवोर्स है, या फिर किसी को बताता कि उसका तलाक होने वाला है, या फिर बताता कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वो हमेशा लड़कियों से अपना नाम धर्म चेंज करके मिलता था, और कुछ दिनों के बाद जब वो महिलाएं स्टैनली से प्यार करने लगती थी तो उन लड़कियों को लॉज में ले जाकर उनके साथ फिजिकल होने के बाद 1-2 हफ्तों के अंदर वो उन्हें मार देता था। तो अब इस दौरान वो उस साइनाइड को एक टैबलेट में मिलाकर लड़कियों को देने लगता है। वो उन्हें कहता है कि ये प्रेगनेंसी को रोकने की गोली है और बाद में जब हम शादी करेंगे
तो अच्छे से फैमिली को स्टार्ट करेंगे। तो वो लड़कियां भी उसकी बातों में आकर वो गोली खा लेती थी और मर जाती थी। उन महिलाओं की लाशें हमें अलग अलग बस स्टैंड पर टॉयलेट की जगह पर मिलती थी। इस तरह से स्टैनली ने काफी सारे महिलाओं को मार दिया था। अब उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जय कृष्णा और आनंद एक बंदे के घर पर आते हैं। इस बंदे का नाम होता है विजू। जय कृष्णा एक नंबर को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आया था। विजू कहता है कि सर, ये नंबर तो मेरी माँ का है और कुछ दिन पहले मेरी माँ का फोन गुम हो गया था। अब जय कृष्णा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर में से कोई लड़की मिसिंग है? तो विजू कहता है नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ये बात जय कृष्णा को थोड़ी अजीब लगती है। बाद में जय कृष्णा अब तक जो लड़कियां मिसिंग हुई थी उनके फोन नंबर हासिल करके एक बंदे को सेंड कर देता है उन नंबर्स को ट्रैक करने के लिए। दरअसल दोस्तों, स्टैनली जिन भी लड़कियों को मारता है उनके फोन हासिल करके उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है। तो अब यहाँ पर जय कृष्णा इस मौके की तलाश में होता है कि उन मिसिंग हुई लड़कियों में से किसी न किसी का फोन ऑन होगा तो हम उस बंदे को ट्रैक करके पकड़ सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ स्टैनली एक महिला को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। यहाँ जय कृष्णा एसपी के पास जाकर कहता है कि सर, ये सारे केसेस तमिलनाडु केरला में है। अगर तमिलनाडु में कोई पुलिस ऑफिसर को इस केस में लगा दोगे तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी। इसीलिए वो एसपी एक ऑफिसर को इस केस में लगा देता है। और दोस्तों, शॉकिंगली वो ऑफिसर और कोई नहीं है बल्कि स्टैनली ही होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्टैनली एक पुलिस ऑफिसर था। उसे तमिल और मलयालम दोनों भाषा अच्छी तरीके से आती है। अब यहाँ पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर स्टैनली ने दिव्या नाम की एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। फिर वो उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसे बस स्टॉप के बाथरूम में भेज देता है वो टैबलेट खाने के लिए। लेकिन अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर, अब हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं जय कृष्णा, आनंद और स्टैनली इन मिसिंग हुई लड़कियों के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में जय कृष्णा स्टैनली से उसके बारे में पूछता है कि आपको तो मलयालम बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। स्टैनली दास अपने बारे में बताता है कि वो तमिलनाडु के केरला के बॉर्डर पर रहता है। और उसी तरह से जय कृष्णा से स्टैनली को ये बात पता चलती है कि जय कृष्णा तो मिसिंग हुई लड़कियों के फोन को ट्रैक करवा रहा है। अब हाल फिलहाल में स्टैनली ने एक महिला को मारा था तो उसका फोन अभी भी उसके पास था, इसलिए वह तुरंत किसी जगह पर जाकर उस फोन को फोड़ देता है। अब यहाँ पर आनंद जय कृष्णा को फोन करके एक बात कहता है, सर, एक लड़के का फोन जहाँ पर स्विच ऑफ हुआ था उसी गांव के बस स्टैंड के टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। जय कृष्णा कहता है कि जो भी लड़कियां मिसिंग हुई है उनके फोटो से उस लड़की को मैच करवाओ। तो वो सारी चीजें मैच करवाता है और फिर आनंद जय कृष्णा के पास आकर कहता है कि सर, वो डेड बॉडी शाहाना की थी। और उसी तरह से स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट दिया था, मतलब कि किसी दूसरे गांव में एक और लड़की की डेड बॉडी पाई गई थी और उसी बस स्टॉप की टॉयलेट में। तो ये सारी चीजें देखकर जय कृष्णा को एक बात पता चलती है कि वो आदमी लड़कियों को फंसाकर अलग अलग गांव में ले जाकर उन्हें मार रहा है। अब उसके बाद जय कृष्णा पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि वो लड़कियां कैसे मरी। डॉक्टर कहने लगता है कि सर, कुछ महिलाओं की बॉडी के अंदर साइनाइड पाया गया। दरअसल बात यह है कि नॉर्मल पोस्टमार्टम करने पर यह बात पता नहीं चलेगी, लेकिन ये चीज मुझे बाद में पता चली। इस तरफ अब स्टैनली भी इस केस में इन्वॉल्व होता है ताकि वो पुलिस की हर चाल को जान सके और खुद को चौकन्ना न करके बचा सके। अब यहाँ पर जय कृष्णा एसपी के पास आकर कहता है कि सर, अब तक हमने जितने भी इन्वेस्टिगेशन की है उससे हमें ये बात पता चली है कि तकरीबन 11 से भी ज्यादा लड़कियां मिसिंग हो चुकी है। शायद वो मर भी चुकी होगी। उस सीरियल किलर को हमें तुरंत ही पकड़ना होगा। उसके बाद जय कृष्णा और आनंद फॉरेंसिक बंदे के पास जाते हैं। तो यहाँ पर क्राइम सीन पर कुछ चीजें मिली होती है। तो यहाँ पर फॉरेंसिक वाला एक बंदा जय कृष्णा को एक सेफ्टी पिन के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि क्राइम सीन पर हमें सेफ्टी पिन मिली, लेकिन ये कोई मामूली सेफ्टी पिन नहीं है। दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट वाले ही ऐसी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि नेम प्लेट अटैच करने के लिए। तो जय कृष्णा और आनंद तमिलनाडु में आकर एक पुलिस वाले से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर काम करते हैं उनके डिटेल्स हासिल कर लेते हैं, कांस्टेबल से लेकर हायर ऑफिसर तक। फिर जय कृष्णन आनंद से कहता है कि आनंद, तुम सारे पर्सनल नंबर ट्रैक करो, स्पेशली जो लड़कियां जहां से मिसिंग हुई है उस लोकेशन से मैच करके देखो। तो फिर दोस्तों, बाद में साइबर क्राइम वाला वो बंदा जय कृष्णा को फोन करके कहने लगता है कि सर, रिसेंटली एक लड़की का फोन ऑन हुआ है। तो ये जानने के बाद तुरंत ही जय कृष्णा, आनंद और साइबर क्राइम वाला बंदा उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां पर वो लोकेशन ऑन हुआ था। अब एक कॉलोनी में आकर वो उस नंबर पर कॉल करने लगते हैं तो किसी के घर पर वो फोन रिंग होने लगता है और दरअसल ये घर एक कांस्टेबल का होता है जिसका नाम होता है मणि। उस घर की तलाशी लेने पर बेड के नीचे वो फोन नजर आता है। तो ये देखकर उस कांस्टेबल मणि की पत्नी अपने हस्बैंड मणि को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब इतने में वहां पर स्टैनली आता है, यानी कि दोस्तों स्टैनली भी इसी कॉलोनी में रहता है। अब जय कृष्णा स्टैनली को साइड में ले जाकर ये बात बताने लगता है कि वो मिसिंग हुई लड़की का फोन यहाँ मनी के घर पर मिला है और सारे सबूत उसकी तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन स्टैनली कहने लगता है कि सर,
मैं मनी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जिस पर जय कृष्णा कहने लगता है कि सर, हम किसी का चेहरा देखकर ये नहीं बता सकते कि अंदर से वो कितना खतरनाक है। अगर वो मनी मिल जाएगा तो उससे पूछताछ करके सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, शॉकिंग बात तो ये थी कि आज सुबह ही स्टैनली ने उस मनी को किसी जगह पर बुलाकर मार दिया था, इस केस को डाइवर्ट करने के लिए, और एक मिसिंग लड़की का फोन उसके घर पर रख दिया था। अब बाद में जय कृष्णा एसपी से मुलाकात करके डिसअपॉइंट होने लगता है कि इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी वो बंदा नहीं मिला। एसपी कहता है कि ठीक है, अब तुम इस केस को छोड़ दो, वैसे तो अब ये केस सॉल्व हो गया है ना। लेकिन जय कृष्णा यहाँ पर एसपी को कुछ बातें बताने लगता है। तो यहाँ पर एसपी की बातों से हमें स्टैनली के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है। वो बातें ये है कि जब स्टैनली छोटा बच्चा था तो उसका दादा उसे अपने साथ शिकार पर ले जाता था। शिकार करते वक्त स्टैनली के दादा ने काफी सारे जानवर मारे थे, तो अपने दादा को देखकर धीरे धीरे स्टैनली भी उन्हें ही फॉलो करने लगा। देखते ही देखते स्टैनली जानवरों को मारने का एडिक्ट बन गया। जैसे कि कोई भी काम अगर हद से ज्यादा किया जाए तो वो एडिक्शन बन जाता है, तो उसी तरह से स्टैनली के लिए भी किलिंग करना एक एडिक्शन बन गया था। लेकिन फिर स्टैनली के बड़े होने के बाद शायद गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया कि जानवरों की शिकार करना इलीगल है, तो फिर अपनी एडिक्शन को मिटाने के लिए स्टैनली इंसानों को मारने लगा। यानी कि जल्दी नहीं, वो पहले चूहे बिल्लियों को मारता था, उसके बाद छोटे बच्चों को, और फिर लड़कियों को। अब इन दोनों को ये तो पता नहीं था कि ये सारे मर्डर स्टैनली कर रहा है, उन्हें बस इतना पता था कि स्टैनली को शिकार का शौक था। सो जय कृष्णा ऐसे एडिक्शन के बारे में एसपी को समझाने लगता है कि जो साइको लोग होते हैं उन लोगों का ऐसे एडिक्शन होते हैं, लोगों को मारकर उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये सब सुनने के बाद एसपी को थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर जय कृष्णा एसपी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर, मुझे लगता है कि कातिल अभी भी जिंदा है, मैं अभी भी इस केस पर काम करना चाहता हूँ। यहाँ इस तरफ स्टैनली एक और बार बहुत ही सेफली प्लान सोचने लगता है। स्टैनली एक फोन बूथ पर जाकर फॉरेंसिक डॉक्टर को कॉल करके उसे कहता है कि सर, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए मुझे एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो मुझे एक ऐसी टेक्निक बताइए जिससे कि इंसान फटाक से मर जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो बात पता ना चले। अब यहाँ पर वो फॉरेंसिक डॉक्टर उस पर विश्वास करके उसे कुछ बातें बताता है। फिर हम देखते हैं स्टैनली एक महिला को अपने पैर के जाल में फंसाकर उसे लॉज में ले जाता है। फिर बाद में वो उस महिला से कहने लगता है कि चलो, मैं तुम्हारा शुगर टेस्ट करता हूँ। दरअसल स्टैनली ने ऑलरेडी उस निडल में साइनाइड मिला दिया था, तो टच करने के बहाने से वो साइनाइड लिक्विड उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। अब ऐसा करने की वजह से उस इंसान की मौत थोड़ा लेट होगी, और अगर पोस्टमार्टम किया जाएगा तो उसमें ये रिपोर्ट आएगी कि इंसान हार्ट अटैक की वजह से मर गया। अब ये जो महिला होती है वो ऑलरेडी मैरिड थी, वो अपने घर पर जाने के बाद मर जाती है, और उसके कुछ दिनों बाद जय कृष्णा और आनंद को इस औरत के केस के बारे में पता चलता है कि कुछ दिन पहले वो औरत तो नींद में ही मर गई। जय कृष्णा फॉरेंसिक डॉक्टर के पास आकर इसके बारे में पूछता है। वो फॉरेंसिक डॉक्टर जय कृष्णा को बताता है कि अगर इस तरह से मौत होगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता भी नहीं चलेगा। ये जानने के बाद जय कृष्णा एसपी के पास आकर कहता है कि सर, मेरा शक सही निकला, वो बंदा अपना काम और प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ स्टैनली एक और महिला को अपने पैर के जाल में फंसा लेता है। तो उसी वक्त इसको ये बात पता चलती है कि जय कृष्णा अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये जानने के बाद स्टैनली उस महिला को छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। सोचता है कि केस को दोबारा से गुमराह करना होगा। यहाँ पर जय कृष्णा और आनंद कुछ पुराने फाइल्स को चेक कर रहे होते हैं। इसी दरमियान उन्हें केस के ऊपर शक होने लगता है। उसी वक्त ये दोनों दोबारा से उस विजू के पास जाते हैं जहाँ पर ये दोनों कुछ दिन पहले आए थे। मतलब कि उस वक्त विजू ने कहा था कि मेरी माँ का फोन चोरी हो गया था। तो इस बार जय कृष्णा विजू से थोड़ी सख्ती से पेश आता है, उसे मारने पीटने के बाद सच बोलने के लिए कहता है। तो डर के मारे विजू कुछ सच्चाई बताने लगता है। दरअसल उसकी बहन का नाम होता है दिव्या। कुछ दिन पहले इसकी बहन किसी दूसरे बंदे के साथ भाग गई थी, लेकिन वो दोबारा लौट आई। तो विजू ने अपनी बहन दिव्या की शादी किसी दूसरे बंदे से करवा दी, और अब दिव्या अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तो अब ये दोनों ही उस दिव्या के पास जाते हैं, और शॉकिंगली ये बात हमें पता चलती है कि दिव्या भी स्टैनली के जाल में फंसी थी, लेकिन दिव्या बच गई। अब वो कैसी बची ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अब ये दोनों दिव्या के पास आकर उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछने लगते हैं। पहले तो दिव्या उन्हें बताने के लिए डरने लगती है, कहती है कि सर, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड को मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज आप यहाँ से जाइए। लेकिन ये दोनों उसे बताते हैं कि वो हत्यारा किस तरह से बाकी महिलाओं को मार रहा है, तुम्हारे जैसी महिलाओं को फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। तुम भी मर सकती थी, लेकिन तुम कैसे बची? तो अब दिव्या उस दिन क्या हुआ था ये बताने लगती है। उस रात दिव्या टैबलेट खाने के लिए वॉशरूम में गई तो थी, लेकिन दिव्या का फोन स्टैनली के पास रह गया था, और यहाँ पर दिव्या ने वो टैबलेट नहीं खाया क्योंकि स्टैनली ने दिव्या से कहा था कि अभी तुम प्रेग्नेंट मत होना क्योंकि हमारे पास कम पैसे हैं। लेकिन दिव्या ने ये सोचा कि उसकी माँ रिटायर होने के बाद उसको बहुत सारे फंड के तौर पर पैसे मिलेंगे, और इन पैसों के बारे में दिव्या स्टैनली को बाद में बता देगी। इसलिए वो बच्चा रखने का सोचती है और टैबलेट नहीं खाती। और जैसा कि हमें पता है उस टैबलेट में साइनाइड मिला हुआ था,
तो जब वो गोली नहीं खाई तो वो बच गई। अब जय कृष्णा दिव्या को उस मनी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही बंदा है। दिव्या कहने लगती है कि नहीं सर, ये वो बंदा नहीं है। उस बंदे की एज कुछ ज्यादा थी और उसी तरह वो हमेशा तमिल गाने सुनता था। अब इन दोनों के जाने के बाद दूसरे दिन स्टैनली दिव्या के पास आकर उसे धमकाने लगता है कि मैं तुम्हारे पति और बच्चों को मार दूंगा अगर तुमने पुलिस वालों को और कुछ सच्चाई बताई तो। अब दरअसल दोस्तों जय कृष्णा ने कहा था कि वो लोग कल स्केच आर्टिस्ट को लेकर आएंगे जिससे कि ये लोग उस आदमी के चेहरे की ड्राइंग बना सकेंगे। तो अब दिव्या डर के मारे जय कृष्णा को फोन करती है और बताती है कि सर, आप दोनों कल हमारे घर पर आए थे, ये बात मेरे हस्बैंड को पता लग गई, वो मुझ पर शक कर रहे हैं, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। तो ये जानने के बाद जय कृष्णा फिर से निराश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उस गांव के बस स्टॉप पर जाकर एक कंडक्टर से दिव्या की फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा था। दरअसल दिव्या इसी बस स्टॉप के वॉशरूम पर आई थी टैबलेट खाने के लिए, मतलब यही से आती जाती रहती है। कंडक्टर कहता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को काफी बार देखा है, उसी तरह इसके साथ एक बंदा भी था। तो अब बाद में जय कृष्णा और आनंद एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर उस कंडक्टर के घर के पास जाने लगता है। अब उसी वक्त स्टैनली भी जय कृष्णा को फोन करके अपडेट पूछता है तो जय कृष्णा उसे सब कुछ बता देता है। तो अगर वो स्केच बन गया तो स्टैनली की सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए ये खबर सुनते ही स्टैनली भी अपनी गन लेकर फटाफट से वहां जाने के लिए निकलता है ताकि अगर वहां पर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सभी लोगों को टपका दे। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं ये लोग उस बंदे का स्केच बनवा देते हैं। उसी वक्त स्टैनली भी वहां पर आ जाता है, लेकिन स्टैनली वो स्केच देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि वो स्केच उसका नहीं था, किसी दूसरे बंदे का स्केच बना हुआ था। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो सोचता है कि शायद कंडक्टर ने दूसरे बंदे को देखा होगा। अब बाद में वो कंडक्टर स्टैनली को देखकर कहता है कि सर, मुझे लगता है कि मैंने आपको भी कहीं देखा है। तो स्टैनली थोड़ा सा मुस्कुराता है, कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। खैर, दूसरे दिन स्टैनली किसी दूसरी महिला के साथ मुलाकात करता है। उसे कहता है कि चलो, आज रात मैंने एक रूम बुक किया है, हम वहां पर जाकर मजे करते हैं। तो वो महिला भी उसकी बात मान जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जय कृष्णा और आनंद उस स्केच वाले बंदे की तलाश करने लगते हैं। खैर, अब रात को स्टैनली उस महिला के साथ एक लॉज पर जाता है, लेकिन इस बार वो लॉज वाला बंदा स्टैनली से आईडी प्रूफ मांगता है। स्टैनली पूछने लगता है कि पहले तो आईडी प्रूफ नहीं लगता था। वो लॉज वाला बंदा कहता है कि नहीं सर, आजकल रूल बहुत ही सख्त हो गए हैं, पुलिस ने हमें सख्त वार्निंग दी है। तो स्टैनली अपना आईडी निकाल कर उस बंदे को दिखाने लगता है। फिर रूम के अंदर जाकर वो दोनों रोमांस करने की कोशिश करते हैं। तभी उसी वक्त वो लॉज वाला बंदा उनका दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर वो बंदा स्टैनली से कहता है कि सर, मुझे पता है आप पुलिस वाले हो, सर मेरी मदद कीजिए, कुछ महीने पहले मेरी बेटी मिसिंग हो गई थी, प्लीज आप उसे ढूंढ दीजिए। वो बंदा अपनी बेटी की फोटो दिखाता है, लेकिन दोस्तों स्टैनली ने तो उसकी बेटी को पहले ही मार दिया था। यहाँ दूसरी तरफ जय कृष्णा को कोई कॉल करता है, कहता है कि सर, किसी ने हमें कॉल किया था, उस स्केच वाले बंदे को किसी ने देखा है। तो उसे पकड़ने के लिए फटाफट से जय कृष्णा उस जगह पर जाने लगता है। अब यहाँ पर स्टैनली थोड़ा नीचे आता है ताकि उस लॉज वाले आदमी से बात कर सके, लेकिन रिसेप्शन पर कोई नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर जय कृष्णा आ जाता है। स्टैनली को देखकर उसे कहता है कि अरे सर, आप यहाँ पर। स्टैनली कहता है कि कुछ नहीं सर, एक स्पेशल ब्रांच से केस आया है, उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इस तरह से वो झूठ बोलने लगता है। जय कृष्णा भी कहता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर एक हत्यारा को ढूंढने के लिए आया हूँ। अरे सर, आपके पास तो उस किलर की स्केच कॉपी नहीं है ना, आप इसे रख लीजिए, अगर वो बंदा आपको कहीं नजर आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर स्टैनली ऊपर जाकर जब उस पेपर को ओपन करता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल दोस्तों, वो स्केच उसकी ही होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल कंडक्टर ने जय कृष्णा और आनंद को स्टैनली का एक स्केच बनवाकर दिया था। अब जय कृष्णा जानता था कि यहाँ पर स्टैनली जरूर आएगा, इसलिए उसने दूसरे बंदे का स्केच बनवा लिया ताकि स्टैनली को गुमराह कर सके। मतलब कि ये लोग स्टैनली को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें पहले ही स्टैनली के ऊपर शक हो गया था। फिर जय कृष्णा ने वो स्टैनली का स्केच दिव्या को जाकर दिखाया। उससे कहा कि तुम बस हाँ और ना इतना ही कहो। तो दिव्या ने हाँ कहा तो जय कृष्णा को यह बात कंफर्म हो गई। फिर जय कृष्णा और आनंद स्टैनली के पुराने घर में जाकर देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों को काफी सारी चीजें मिलती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में स्टैनली वही डायबिटीज का इंजेक्शन देकर जय कृष्णा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जय कृष्णा खुद को बचा लेता है। उन दोनों में जबरदस्त फाइटिंग होती है। अब यहाँ पर स्टैनली जय कृष्णा को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर वो लॉज वाला बंदा आता है और स्टैनली के सर पर हमला करता है। अब दरअसल दोस्तों वो लॉज वाला बंदा नहीं था, बल्कि वो एक पुलिस वाला था। तो यहाँ पर जय कृष्णा और वो पुलिस वाला स्टैनली को मारकर उसकी लाश को एक जगह पर दफना देते हैं, क्योंकि स्टैनली के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं था और जय कृष्णा ने सोचा कि स्टैनली को मारना ही सही इंसाफ होगा। इस तरह से दोस्तों ये क्राइम मिस्ट्री कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।